नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और क्लास स्टार्ट की जाए। आप लोगों को आज कुछ सूचना दी गई होगी, मैंने भी दी थी, आरबी सर ने भी दी थी। सभी लोग लाइव आ जाइए। और बताइए कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हम लोग थे इंडियन पॉलिटी में। बताओ अभी तक जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग निसंकोच बोल सकते हो। आप निसंकोच किसी को भी, वो चाहे यहाँ का स्टूडेंट हो या फिर प्रेजेंट टाइम में यहाँ का स्टूडेंट रहा हो या फिर कहीं का भी स्टूडेंट हो, अगर वो हमसे जुड़ा है, हमारे लेक्चर को ले रहा है, तो वो अपने कोई भी डाउट, किसी भी डाउट को पूछ सकता है। और अगर किसी को लाइव क्लास में डाउट पूछना है तो ये 2 बजे आ सकते हैं। आप 2 बजे, दोपहर के 2 बजे जो MCQ होता है पॉलिटी का, आप उसमें आ सकते हो और अपने डाउट को आप हूबहू अपने सामने पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। तो वो टाइम है प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि राष्ट्रपति को कुल मिलाकर 7 शक्तियाँ प्रदान हैं। हमने इसकी बात की थी और 7 शक्तियों के बारे में मैंने बताया था। और उसमें से पहली शक्ति हम पढ़ रहे थे जो था कार्यपालिका शक्ति। जो कार्यपालिका शक्ति थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वहीं से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने बताया था कि राष्ट्रपति को कुल मिलाकर लगभग 7 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहला था कार्यपालिका शक्ति, दूसरा था विधायी शक्ति, तीसरा था वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ, फिर और क्या कहते हैं आपातकालीन शक्तियाँ और सेना संबंधित शक्तियाँ। ये कुल 7 प्रकार की शक्तियाँ थी। और जिसमें से मैंने ये भी बताया था कि जो शुरुआत के 4 हैं वही शक्तियाँ राज्यों के राज्यपालों को भी मिली हुई हैं। ठीक। और हम बताएं कि जब क्लास हम लोगों ने ली थी, जब हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास खुद मैंने पढ़ा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब राष्ट्रपति पढ़ाया जाता है हम लोगों को, तो उसी के साथ साथ राज्यपाल भी पढ़ा दिया जाता है। ये एक चीज़ होता था कि जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ते थे तो उसी के साथ साथ राज्यपाल भी पढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि हम एक साथ राज्यपाल लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर राज्यपाल को भी एक साथ लेकर चलेंगे तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम राज्यपाल को अलग से पढ़ाएंगे। बाकी जैसे जैसे शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, सेम वही शक्तियाँ, बस अनुच्छेद अलग हैं। जैसे हम बात करेंगे विधेयक की, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक। ठीक। ये जो 3 विधेयक होते हैं, ये तीनों राष्ट्रपति को भी मिलते हैं पावर और राज्यपाल को भी मिलते हैं, लेकिन अनुच्छेद अलग अलग हैं। ठीक, अनुच्छेद अलग अलग हैं। तो राज्यपाल हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। हम चर्चा करते चलेंगे। जब भी मुझे जो टॉपिक याद आएगा, मुझे लगेगा कंपेयर कर सकते हैं राष्ट्रपति की राज्यपाल से, तो हम कंपेयर जरूर करेंगे। सभी लोग जुड़ चुके हो। एक ज़रूरी सूचना जो आपको दी गई है, सुबह से ही आज प्रोवाइड की जा रही है, और उस सूचना को आप अच्छे से सुन लो। जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हो, जो भी बंदा UPSI की तैयारी कर रहा है और लेखपाल संबंधित तैयारी कर रहा है, इसके बारे में कुछ सूचनाएं सुबह से ही बताई गई हैं। तो सभी लोग उस पर अमल करो। और जो भी तैयारी कर रहे हो, जो आपको नंबर बताया गया है कोचिंग का, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर करिए। अपना आपको नाम लिखना है, आपको बैच लिखना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। 3 चीज़ें आपको लिखना है। सुबह से देख रहे हैं एक ही चीज़ आ रहा है कि लोग केवल ये लिख रहे हैं कि सर हमें लेखपाल की तैयारी करना है। तो आपसे बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले क्या लिखो, अपना नाम लिखो, फिर क्या लिखो,
बैच लिखो। ठीक, बैच आपको लिखना है कि आप किस बैच की तैयारी कर रहे हो। जैसे आपका नाम हुआ मंजुल हुआ, ठीक, बैच हुआ आपका UPSI हुआ, ऐसे ही करके आपको मैसेज लिखना है। और तीसरा चीज़ आपको लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देखिए इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉलिंग नहीं हो पाती है, वो नंबर स्विच ऑफ रहता है, तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर मेंशन करिए। अगर व्हाट्सअप वाला है तब भी लिखिए और अदर कोई नंबर है तो भी लिखिए। ठीक, ये काम आप लोग ज़रूर करिए। और आपको टाइम दिया गया है 4 दिनों का, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। 4 दिनों के अंदर आप सबको इस नंबर पर, आप सबको आरवी सर के नंबर पर, जो यहाँ का नंबर है मुझे वैसे नहीं याद है लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूँ, नंबर है 9795। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9795 299311। इसी नंबर पर आप सभी को व्हाट्सअप करना है जो UPSI और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। फिर से बता दे रहे हैं, डेट है 23 तारीख से लेकर 26 तारीख। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ के स्टूडेंट हो वही कर सकते हो, कोई भी आपके जानकारी में कोई भी बंदा हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, वो किसी भी ज़िले से संबंधित हो, कहीं से भी हो, आप विदेशों से ही पकड़ कर लाओ, उसे बता दो कि इसी 4 दिनों के अंदर इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगा और इस 4 दिन के बाद किसी भी प्रकार का किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, ये पहले ही बता दी गई है। ठीक, तो आप ये सब काम ज़रूर कर लीजिएगा इन 4 दिनों में जल्दी से। अभी भी जो ना देखे हों उन्हें बता दीजिएगा और इस चीज़ को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैच, ये तीनों चीज़ आपको मेंशन करके मैसेज करना है इस नंबर पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की पहली शक्ति पढ़ रहे थे जो था कार्यपालिका से संबंधित, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे नियुक्तियों के बारे में। हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? नियुक्ति के बारे में। और नियुक्ति किसकी करा रहे थे? लास्ट में हम लोगों ने नियुक्ति कराई थी किसकी? लास्ट में हमने नियुक्ति किसकी कराई थी? महान्यायवादी की। एकदम लास्ट में किसकी नियुक्ति हुई थी? महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी हमने बात की हुई थी। इसके बाद अगला लिखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति के बाद अगला लिखिए यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला कैग प्रमुख, CAG, कैग प्रमुख। अगली सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश, हम मुख्य केवल नहीं कह रहे हैं, सभी न्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होगा, यूपीएससी का अध्यक्ष होगा, कैग प्रमुख होगा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, और क्या हो सकते हैं? चुनाव आयोग के अध्यक्ष, अब एक चीज़ आप लोग देखना, क्वेश्चन आएगा हाई कोर्ट के, जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कभी भी राज्यपाल मत टिक करिएगा। तो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? देश का प्रेसिडेंट करता है। बातें क्लियर हैं? ठीक, अब देखो, पूछा ये गया
किसकी सलाह पर करता है राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति? तो सलाह होती है किसकी? संसद की सलाह पर। भारतीय संसद की सलाह पर इन सब की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। एक मिनट आप वेट करिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। सबकी नहीं करेगा राष्ट्रपति, अरे संसद के कहने पर नहीं। 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा चेंज होगा, केवल आपको चेंज किसे करना है? मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज करना आप देखना, मैं जिसका गोला कर रहा हूँ। इसकी नियुक्ति और क्या कहते हैं, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद ही करता है। इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद ही करता है। किसकी? चुनाव आयोग के अध्यक्ष की और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। बाकी इसकी और इसकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद की सलाह पर। लेकिन अगर हटाने की बात हुई, इन सभी को हटाने की बात हुई, तो हटाने के लिए कहता कौन है? यही संसद कहता है। संसद की सिफारिश पर किसी को भी पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन उसके लिए एडवाइस कौन करेगा? संसद करेगा, पार्लियामेंट हमारी करेगी। बातें क्लियर हैं? मैंने ये बताया नियुक्ति में महान्यायवादी की नियुक्ति, यूपीएससी से संबंधित कैग प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश और चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जिसमें से मैंने ये 2 बताया कि इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद ही करता है। ठीक, बाकी इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संसद के सलाह पर। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला। और नियुक्तियां लिखो अभी। वैसे तो नियुक्तियां बहुत हैं, लेकिन मैं वही लिखा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब कुछ संस्थाएं लिखेंगे और लास्ट में उनके लिखेंगे इन सब के अध्यक्ष व मेंबर। लिखिए यूपीएससी के, पहले लिखिए, नियुक्ति में ही लिखना है, कहीं और नहीं लिखना है। लिखिए यूपीएससी के, अगली नियुक्ति लिखना है यूपीएससी के ए तथा बी ग्रेड के सभी अधिकारी कॉमा करके लिखिएगा, जेपीएससी फुल फॉर्म पता है किसी को? जेपीएससी का आप लोग बताइएगा। जेपीएससी के सभी अधिकारी, देखिए सभी अधिकारी में चेयरमैन सहित आ जाएगा। जेपीएससी के सभी अधिकारी, जेपीएससी के सभी अधिकारी, फुल फॉर्म क्या होता है जेपीएससी का? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी अधिकारी। अगला लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग कॉमा केंद्रीय सतर्कता
आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा NHRC तथा NHRC फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यही लिखना है आपको, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमने क्या लिखाया है? हमने 5 संस्थाओं के बारे में लिखाया है। ये 5 संस्था आप देखिए कौन कौन सी हमने लिखा। पहले लिखा यूपीएससी, पहली संस्था लिखी मैंने यूपीएससी। दूसरी संस्था लिखी मैंने जेपीएससी। एक हमने लिखा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, जो संघ लोक सेवा आयोग है। और एक मैंने बताया जेपीएससी, जिसे कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 2 हो गया। तीसरा हमने बताया केंद्रीय सूचना आयोग, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। उसके बाद हमने बात की केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सतर्कता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विजिलेंस, शायद यही होती है इंग्लिश। VELIGENCE, इसी की हिंदी होती है सतर्कता। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तथा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन 5 संस्थाओं के जितने भी मेंबर होंगे, सभी सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। यही आपको लिखना है। लिख लिया आपने? अब नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए। लिखिए इन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों तथा सदस्यों को हटाने की शक्ति, मतलब इनको अपने पद से हटाने की शक्ति किसे होगी? कोई बता सकता है? संसद को होगी। क्या कहते हो? जैसे मान लो एग्जाम्पल कि यूपीएससी का कोई चेयरमैन है, उसे संसद क्या हटा सकती है? या राष्ट्रपति हटा सकता है या राज्यपाल हटाएगा? कौन हटाएगा? उसे हटाएगा राष्ट्रपति ही। लेकिन किसकी सलाह पे? तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्या आपने क्या लिखा? इन सभी नोट में इन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों तथा सदस्यों को हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति को है।
कि सलाह पर राष्ट्रपति को है। हटाएगा राष्ट्रपति, ये तो सत्य है, लेकिन सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप इन्हें हटा दो, देन राष्ट्रपति उन्हें क्या कर देगा? हटा देगा। ये तो हमने बात की किसके बारे में? नियुक्तियों के बारे में, ठीक। और मैंने कार्यपालिका शक्ति में 2 पॉइंट बताया था। एक तो बताया था नियुक्तियां और दूसरा बताया था केंद्रीय संस्थाओं का गठन। तो दूसरा हेडिंग डालिए। अब ये नियुक्ति की बात हुई, दूसरी हेडिंग डालें आप लोग, राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका शक्ति। ये दूसरी है, जिसे याद आ रहा हो तो मैंने कार्यपालिका शक्ति बताया था 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो होती है नियुक्ति तथा रिमूव करने की, उन्हें अपने पद से हटाने की, एक तो मैंने ये शक्ति बताई थी। और दूसरी शक्ति मैंने बताई थी कि जो केंद्रीय संस्थान हैं इनका गठन किसके अंतर्गत होता है? राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। तो लिखिए दूसरा वही वाला, राष्ट्रपति द्वारा, हेडिंग है ये, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का गठन, ये हेडिंग है पूरा। और संस्था लिखिए, पहला संस्था जिसे हम लोग कहते हैं वित्त आयोग। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद करती है, राज्यपाल करता है, या फिर कह सकते हैं नीति आयोग करता है। कौन करता है? या राष्ट्रपति करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। दूसरा लिखिए, वित्त आयोग हो गया। सेकंड लिखिए, हम लोग कह सकते हैं यशी आयोग। दूसरा आयोग लिखेंगे यशी आयोग। तीसरा लिखिए यष्टि आयोग। चौथा लिखिए ओबीसी आयोग। इन सब का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सब आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। बस फिक्र मत करिए, साथ में जुड़े रहिए, सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला लिखिए महिला आयोग। सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महिला आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। छठा लिखिए भाषा आयोग। सातवां लिखिए अल्पसंख्यक आयोग, जो माइनॉरिटी कमीशन होता है, अल्पसंख्यक आयोग। और एक और लिख लीजिए, आठवां एक और लिख लीजिए। आठवां यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये 8 हमने संस्थाएं बताई हैं जो सेंट्रल केंद्र सरकार की संस्थाएं होती है, केंद्रीय संस्थान होते हैं, और जिनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्ति है कि इन सब जैसी संस्थाओं का गठन करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। और नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, इन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लिख लीजिएगा नोट करके, इन सभी केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्षों तथा सदस्यों भी डाल दीजिए। इन सभी केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्षों तथा
सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पर हमारा समाप्त होगा क्या, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। बातें क्लियर हैं? यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति की एक शक्ति कंप्लीट होती है और 7 शक्तियाँ पढ़ना है। लेकिन ये 7 शक्तियाँ पढ़ने में समझ लो आप 25% पॉलिटी पढ़ जाओगे। ठीक, इसे इरेज करें। नोट करके आपने लिख लिया है ना कि इन सभी आयोगों की, जितने मैंने केंद्रीय संस्था लिखे हैं, इन सब के अध्यक्षों की, इन सब के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला पॉइंट, अगली शक्ति लिखिए, लिखिए विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि सबसे बड़ी शक्ति होती है राष्ट्रपति की। इसे में आप बहुत कुछ पढ़ जाओगे और ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें सुनोगे जो आपने पहले सुनी भी नहीं होगी। सुनी जरूर होगी लेकिन आज उसे अच्छे से पढ़ोगे अब आप लोग। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कुल कितने प्रकार की हो सकती हैं, कोई बता सकता है? राष्ट्रपति को कुल मिलाकर कितने प्रकार की विधायी शक्ति मिली हुई है? तो देखिए, राष्ट्रपति को कुल मिलाकर 6 प्रकार की विधायी शक्तियाँ मिलती हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा सदनों में। सदन मतलब क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदनों में मनोनीत सदस्य, सबसे पहली शक्ति होती है इसकी। विधायी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति होती है, हम यहीं से हेडिंग डालेंगे। लेकिन और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? दूसरी शक्ति होती है कि जो सभी संस्थाएं थी, जो संस्थाएं थी जिनका गठन राष्ट्रपति ने किया था, उसकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। उसकी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। और देश का राष्ट्रपति उसे प्रस्तुत करेगा सदन के सामने। सदन मीन्स हमने कहा लोकसभा और राज्यसभा, ये भी राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है। तीसरी शक्ति होती है सत्र के बारे में। जो लोकसभा और राज्यसभा में सत्र चलता है, सेशन, आप लोग सुने भी होंगे बहुत कि जो 3 प्रकार के सेशन होते हैं, समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ग्रीष्मकालीन सत्र। संसद में सत्र चलता है ना, 3 सत्र चलते हैं हमारे यहाँ, और ग्रीष्मकालीन सत्र को ही बजट सत्र कहा जाता है। ठीक, सत्र में जो संबोधन करता है राष्ट्रपति, विशेष संबोधन करता है, सब हम पढ़ेंगे इसी में। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अगली शक्ति की तरफ हम जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं विधेयक। विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। यह प्रस्तुत संसद करती है, सरकार करती है। 2 प्रकार के बिल होते हैं हमेशा, लेकिन उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जैसे ही राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर करता है तो उसी दिन वह बिल, जो विधेयक था, वही एक्ट बन जाता है। जो एक बिल आया था, विधेयक आया था, देखिए विधेयक की इंग्लिश होती है बिल। तो जिस दिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया उस विधेयक पर, उसी दिन वह एक्ट कहलाता है। जैसे CAA आया था, सॉरी CAB आया था, पहले क्या आया? CAB आया। और जैसे ही वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन हुआ, तो वो CAB क्या बन गया? CAA बन गया। वो एक्ट बन जाता है, बिल एक्ट बन जाएगा। कब? जैसे ही उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा। तो विधेयक से संबंधित शक्तियां हो गई। अगली शक्ति आती है अध्यादेश से संबंधित। अगली शक्ति होती है अध्यादेश से संबंधित। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कश्मीर वाला मुद्दा, अनुच्छेद 35
अनुच्छेद 3500 370 राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये भी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति होती है। और छठा होता है वीटो पावर। वीटो पावर, उसी में एक होता है जेब वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। ये क्या चीज़ होती है, सब आप पढ़ोगे और शायद मेरे हिसाब से जेब वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर क्या होती है ये आप पहली बार पढ़ोगे। और जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 6 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ोगे अब किसमें, विधायी शक्तियों में। लेकिन ये 6 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ने में आपकी समझ लो एकदम पूरी पॉलिटी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरी पॉलिटी का सार होता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ कंप्लीट करने के बाद जैसे राज्यपाल खत्म होगा, पॉलिटी समाप्त है उसी दिन पॉलिटी के अंतिम दिन शुरू हैं। तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के मैंने शुरू पे ही बताया था 120-130 आर्टिकल याद करने हैं आपको, 395 आर्टिकल नहीं याद करने हैं। बातें क्लियर हैं? तो चलिए लिखिए, मैंने 6 प्रकार की शक्ति बताई। सबसे पहला बताया सदनों में मनोनीत सदस्य। दूसरा मैंने बताया कि संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत होंगे किसके सामने, राष्ट्रपति को दिए जाएंगे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत करेगा। तीसरी शक्ति हमने बताई सत्र के बारे में, चौथी बताई विधेयक के बारे में, पांचवी बताई अध्यादेश के बारे में और छठा बताया वीटो पावर के बारे में। जो वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास वो कैसी होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप पहली हेडिंग डालिए सदनों में मनोनीत सदस्य। पहली हेडिंग डालिए सदनों में मनोनीत सदस्य। विधायी शक्ति में पहली शक्ति, पहली शक्ति लिखिए। विधायी में आपको लिखना है, पहली हेडिंग लिखिएगा सदनों में मनोनीत सदस्य। और आप सबको पता है कि सदन कुल कितने होते हैं, केंद्रीय सदन कुल कितने होते हैं, बताइए आप लोग। केंद्रीय सदन कुल कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, सबको पता है। एक होती है हमारी लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। मनोनीत सदस्य कहाँ होते हैं? 2 जगहों पर। एक होती है हमारी लोकसभा में जिसे हम लोग कहते हैं LS लिख रहे हैं लोकसभा, और एक होती है राज्यसभा जिसे हम RS लिख रहे हैं। ठीक, जिसे न्यूज़ देखना हो, जो भी न्यूज़ का कोई प्रेमी हो, सबको न्यूज़ देखनी चाहिए। तो न्यूज़ आप लोग केवल एक चैनल देखा करिए, वो होती है राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी से अच्छी न्यूज़ इंडिया में किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती है, तो बिल्कुल सच है। और जिसे कंपटीशन की तैयारी करना है, जिसे नॉलेज चाहिए, वो राज्यसभा टीवी देखता है। बाकी जिसे राजनीति करनी है तो वो जी न्यूज़ देखे, इंडिया टीवी देखे या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल देखे। ठीक, तो बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है। सारे कॉम्पिटिटर जो बच्चे होते हैं वो राज्यसभा टीवी देखते हैं। और संडे को एक शो आता है विशेष करके, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा राज्यसभा टीवी। यूट्यूब पर चैनल है, प्रत्येक घंटे में न्यूज़ आती है और एकदम एग्जैक्ट अच्छी न्यूज़ होती है, एकदम 100% करेक्ट न्यूज़ होती है राज्यसभा टीवी की। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। तो हमने कहा कि सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? लोकसभा में, सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। और यही सदन अगर हम राज्य के स्तर की बात करते तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद हो जाता। हम ये भी पता है कि लोकसभा को निम्न हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन, उच्च सदन क्यों कहते हैं आप सबको पता होगा, क्योंकि ये परमानेंट होती है। जब परमानेंट होगी तो उसे बना दिया गया उच्च सदन, और ये परमानेंट नहीं होती, किसी भी टाइम भंग हो सकती है, इसीलिए उसे कहा जाता है निम्न सदन। अब देखो, आप सबको पता होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन को, 2 आंग्ल इंडियन को, जिसे हम लोग कहते हैं आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल इंडियन को
मनोनीत करता है। किसमें? लोकसभा में। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये पूछा जाता है कई बार, ये पूछा जाता है आर्टिकल 331 के तहत। इस बात को अच्छे से याद कर लो, यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, मनोनीत करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 331 के तहत। यह आपने लिख लिया। लोकसभा में राष्ट्रपति विधायी शक्ति के अनुसार मनोनीत करता है कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। और वो 2 सदस्य कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन जिसे हम लोग कहते हैं, एंग्लो इंडियन, उन्हें करेगा। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 331। ठीक, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अगला लिखिए, राज्यसभा में। राज्यसभा में आप सबको पता होगा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12 सदस्यों को। देखिएगा, राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को, कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? कोई बता सकता है? ये जो सदस्य होते हैं किस क्षेत्र से होते हैं और किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है? ये चुनता है तो वो आर्टिकल है 80, आर्टिकल 80। ये जो सारे आर्टिकल अब जो फुटकर में लिख रहे हैं ना, ये आर्टिकल पर टिक मारते जाना। इस आर्टिकल को मोटे पेन से लिखना, स्केच से लिखना, क्योंकि यही आर्टिकल अब बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 331 कई बार पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 331 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों से संबंधित है। या फिर आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों से संबंधित है। ये 2 क्वेश्चन हुए। तो हमने बताया कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। और वो सदस्य कैसे होने चाहिए? सदस्य या तो सामाजिक होने चाहिए, कोई सामाजिक कार्य किए हों, इससे जुड़े हों, इस क्षेत्रों से जुड़े हों, या फिर वो जुड़े हों साहित्य से जुड़े हों, इससे जुड़े कोई सदस्य हों, या फिर हो सकता है वो विज्ञान से जुड़े हों, विज्ञान से जुड़े हों, या फिर हो सकता है वो कला तथा मनोरंजन से जुड़े हों। यदि इतने से क्षेत्र से, सेक्टर से कोई व्यक्ति जुड़ा होगा, इसमें कोई अच्छा काम किया होगा, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 80 में लिखा गया है। यही होती है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति सदनों में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में। बातें क्लियर हैं यहाँ तक? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें इसी के साथ राज्यपाल की, अगर हम राज्यपाल की करें तो जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सदनों में मनोनीत सदस्य किस सदन में? तो वहाँ पर हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में चुनेगा एक एंग्लो इंडियन को, राज्यपाल चुनेगा, एक विधायक को चुनेगा। और किस आर्टिकल के तहत? तब आर्टिकल हो जाएगा 333। तब आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 333 हो जाएगा। और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को चुनता है, कुल के 1/6 सदस्यों को। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, तो 100 का 1/6 कर लो। जितने सदस्य आएंगे उतने सदस्यों को विधान परिषद में चुनता है कौन? राज्यपाल। किस अनुच्छेद की मदद से? तो अनुच्छेद 171। अगर हम इसी के साथ तुलना करते चलते तो हम ये भी बताते आपको, इसीलिए बताया ना कि जब हम लोग पढ़े थे वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक साथ पढ़ते थे, तो राष्ट्रपति भी क्लियर, राज्यपाल भी क्लियर। लेकिन आप लोगों को हम धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं।
इसी में राज्यपाल को मिला देंगे तो आप लोग कंफ्यूज होगे। ठीक, तो ऐसे ही जान लो कि जो शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, जो अभी हम शुरुआत की 4 पढ़ेंगे, ये सारी शक्तियां राज्यपाल को भी मिली हुई हैं, बस अनुच्छेद अलग अलग हैं। जहां पर ये अनुच्छेद 331 का विषय है तो राज्यपाल आएगा तो 333 हो जाएगा, लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगा। और जो वो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है, जो आर्टिकल 80 की बात करता है राष्ट्रपति के बारे में, तो अगर हम वही कर देंगे, विधान परिषद कर देंगे, तो आर्टिकल 171 हो जाता है। बस इतना अंतर है, अंतर थोड़ा नहीं है, बहुत है। केंद्र से आप कहाँ पहुँच गए, राज्यों में पहुँच गए। तो ये थी हमारी सदनों में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में। अगला लिखिए, दूसरी शक्ति। दूसरी शक्ति लिखिए। ये बातें क्लियर हैं? राज्यसभा में कुल 12 सदस्य, लोकसभा में कुल 2 सदस्य। आर्टिकल है 331, आर्टिकल है 80। 12 सदस्य होंगे, सामाजिक कार्यों से संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित और मनोरंजन से संबंधित। अगली शक्तियाँ लिखिए। और शक्तियाँ क्या होंगी लिखना, संस्थाओं के या केंद्रीय संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट या केंद्रीय संस्थाओं का वार्षिक रिपोर्ट। शक्ति हेडिंग डालिए दूसरी। विधायी शक्तियों में दूसरी शक्ति, मैंने शुरुआत की 6 शक्तियों का नाम बता दिया है। अब उन्हीं शक्तियों के बारे में हम बार बार बात करेंगे। हम आपको ये बता दिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो लिखिएगा क्या आप लोग, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, संस्थाओं की या केंद्रीय संस्थाओं की लिख सकते हो, केंद्रीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा। और वही केंद्रीय संस्था आप लोग उतार दीजिए, केंद्रीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। हम फिर से लिखेंगे नहीं सभी संस्थाओं के बारे में, हम फिर से उन संस्थाओं के बारे में नहीं लिखेंगे। तो आप लोग वही संस्था लिख सकते हो। लिखोगे क्या, लिखोगे ये सभी संस्थाएं, ये सभी संस्थाएं अपनी वार्षिक रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सौंपती हैं। सौंपती है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष या सदनों के समक्ष लिखना, जिसे राष्ट्रपति सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, के समक्ष प्रस्तुत करता है। यही बस इतना लिखना है, यही शक्ति है इसकी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, कैग प्रमुख को या प्रधानमंत्री को। या ऑप्शन में हो सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं चौथा, राज्यपाल। तो किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, मैंने केंद्रीय संस्थाओं के नाम लिखे थे, वित्त आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, भाषा आयोग, महिला आयोग,
यूपीएससी आयोग, जितने आयोग हैं, जितने सेंट्रल संस्थाएं हैं, वो सब अपनी सालाना रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो आएगी वो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राष्ट्रपति वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक, अगली शक्ति लिखिए, तीसरी शक्ति। और तीसरी शक्ति मैंने क्या बताया था? सत्र। तीसरी शक्ति में लिखिए सत्र या सेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तीसरी शक्ति लिखिए सेशन या सत्र। तीसरी शक्ति लिखिए सत्र, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेशन। सत्र या सेशन लिखिए। सेशन या सत्र। ठीक, अब देखो, आप सबको पता है कि जो हमारी संसद है लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चलाता है किसे? सदन को अपने। जो अपने दोनों लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं, उसका चीफ मुखिया कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। और उस सदन में क्या होता है? सत्र होता है। तो पहले तो एक बात बताओ कि किसी सदन में सत्र चलाने के लिए मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? ये बताइएगा। जिसे कहते किसे हैं इस भाषा में, सत्र की भाषा में, सदन की भाषा में हम लोग कहते हैं कोरम। इसी को हम लोग वहाँ पर कोरम कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है गणपूर्ति। इसकी हिंदी क्या होती है? गणपूर्ति। तो एक सेशन चलाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, तो कुल कितने गणपूर्ति होनी चाहिए? ये आपका होमवर्क है। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कोरम के बारे में। और ठीक, तो आपको ये बताना होगा, कोरम बताना होगा, कोरम कुल कितना होना चाहिए और वो किस आर्टिकल से संबंधित है। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक, और सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर ये चीज़ आना चाहिए। और फिर हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? सेशन के बारे में। अब सेशन से संबंधित 3 आर्टिकल होते हैं। सेशन से संबंधित 3 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आर्टिकल 85 के बारे में, एक पढ़ेंगे आर्टिकल 86 के बारे में, और एक पढ़ेंगे आर्टिकल 87 के बारे में। यहाँ से हम 3 आर्टिकल पढ़ डालेंगे, और पूरा सेशन, कैसे लोकसभा और राज्यसभा में सेशन कैसे चलता है, सत्र कैसे बुलाया जाता है, राष्ट्रपति सत्र कब बुलाता है, विशेष संबोधन क्या होता है, नॉर्मल संबोधन क्या होता है, और सेशन के टाइप कितने होते हैं। 3 आर्टिकल हैं। पहले में सेशन के टाइप के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार के सेशन होते हैं। ठीक, संबोधन के बारे में, विशेष संबोधन के बारे में, कब सेशन का विघटन किया जाता है, कब सेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है पीएम के कहने पर, सदन का क्या कहते हैं, सदन का सभा वेतन कितना होता है, कितने सेशन मिनिमम बुलाए जाते हैं, कितने मिनिमम बुलाने अनिवार्य होते हैं, टाइम पीरियड गैप कितना होता है, ये सब हम बात करेंगे। इसी 3 आर्टिकल में लिखा गया है, और इन 3 आर्टिकल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो इन आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़कर भी आना। आर्टिकल 85 के बारे में, आर्टिकल 86 के बारे में, और आर्टिकल 87 के बारे में। बहुत अच्छा होता है कि आपको पता हो पहले से कि आज के क्लास में चलेगा क्या, पढ़ाया क्या जाएगा। अगर ये आपको पहले से पता हो तो आप उस पर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे इन चीज़ों को। तो कल हम इसे कंप्लीट करेंगे सेशन को, और जिसे पढ़ना हो वो फिर क्या पढ़ लेना, विधेयक पढ़ लेना, क्योंकि हम फिर बात करेंगे विधेयक के बारे में।
और आप जानते भी होंगे विधेयक दो प्रकार के होते हैं। विधेयक ही मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बनाने के आधार पर, एक होता है बनाने के आधार पर, और बनाने के आधार में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है निजी विधेयक। और दूसरा विधेयक होता है नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और उसमें भी 4 टाइप होते हैं। और जिसमें सबसे पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 हम विधेयक पढ़ेंगे और चारों विधेयक को पढ़ने के बाद लगभग 4 आर्टिकल आपको वहाँ से तैयार होंगे। लगभग 3 आर्टिकल यहाँ से आपको निकलेंगे। देखिए आर्टिकल ऐसे टूट टूट के निकल रहे हैं। लगभग 25-30 आर्टिकल निकलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, और यही आर्टिकल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शक्तियों से संबंधित जितने आर्टिकल लिख रहे हो आप अंडरलाइन में लिखिएगा बॉक्स में उस आर्टिकल को, और आर्टिकल को नोट डाउन करिएगा। तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेशन के बारे में और विधेयक के बारे में। अगर समय रहा तो अध्यादेश और वीटो पावर भी देखेंगे, लेकिन इसमें टाइम जाएगा, विधेयक में खासकर, विधेयक में और सेशन में। तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे। और ये होमवर्क जरूर बताइएगा कि कोरम कितना होना चाहिए किसी भी सदन में, सत्र चलने के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इस कोरम के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में सदन में कोरम के बारे में लिखा हुआ है। ये आपका होमवर्क है, बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। कल हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, रिपीट करिएगा, और जो मैंने एक सूचना बताई थी आप लोगों के लिए बताई है उस पर अमल ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे हम कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस कोरोना टाइम में, इस कोविड-19 महामारी के समय में अपने घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।